नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। आज की ये जो वीडियो है वो आफ्टर एग्ज़ाम जो भी हमारा डिस्कशन है उसके लिए मैं लाइव आया हूँ। क्योंकि पेपर हुआ है कल ग्रुप 5 का पहली और दूसरी शिफ्ट में, और पेपर जैसा आया है वैसी ही उम्मीद थी। क्योंकि अब लेवल तो बढ़ना ही है। बहुत सारे बच्चे ऐसा भी बोल रहे हैं कि बहुत इजी पेपर था या बहुत नॉर्मल पेपर था, तो इसको ऐसा तो नहीं बोल सकते कि ये इजी पेपर था या नॉर्मल था। इजी ना तो इजी था ना नॉर्मल था। इस तरीके के पेपर को बोला जाता है फैक्ट वाले क्वेश्चन। जो जिस तरीके के क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए हैं वो फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं। उनमें किसी भी तरीके का गैस नहीं चलता है कि आप उसको गैस कर सकें या किसी तरीके का अनुमान लगा सकें। इस तरीके के पेपर में सीधे आपको फैक्ट पता होना चाहिए कट टू कट, क्योंकि चारों ऑप्शन लगभग मिलते जुलते होते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि इसका आंसर यही सही है तभी आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। स्कोर बहुत कम हुआ है, बच्चों का ज़्यादा स्कोर नहीं हो पाया है। कट ऑफ भी लगभग बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। कट ऑफ अगर जनरल का हम देखें तो लगभग 62, 63, 60 तक ही जाएगा। इसके बाद ओबीसी का इसमें 58 तक पहुंचने की संभावना है, 58, 60 तक ओबीसी। एससी एसटी 55, 57 तक, और इतना 58 तक ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जाएगा। इससे ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक बात हुई है, जिस तरीके से देख रहे हैं, जितने लोगों के नंबर स्कोरिंग हुई है उसमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावना नहीं है। और अब आगे पेपर ऐसे ही आएंगे, क्योंकि अब आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारा कंपटीशन इसमें भी बढ़ गया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में दे रहे हैं, एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। तो फिर अब इसका चूँकि लेवल तो बढ़ना ही था, जिन बच्चों का 60 प्लस स्कोर है वो अपनी पूरी पूरी उम्मीद लगा के रखें कि उनका आराम से हो जाएगा। लेकिन 60 से कम वालों की उम्मीद बहुत कम है कि शायद ही हो। और इसके अलावा अभी एम्स का भी पेपर है, सीआरई का। एम्स के लिए जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से तैयारी करते रहें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। सीआरई का एग्ज़ाम जो देने वाले हैं वो जो भी बचा खुचा उनका सिलेबस है, जैसे इस बार पैरासाइटोलॉजी और ये माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट, इसके अलावा हिस्टोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। देखा होगा जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, तो इसका वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पिछले बायोकेमिस्ट्री या हेमेटोलॉजी से बहुत कम स्कोर हुआ है, बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन हिस्टोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन, माइक्रोबायोलॉजी का तो वेटेज हमेशा से ही ज़्यादा आता है। माइक्रोबायोलॉजी से हमेशा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन इस बार माइक्रोबायोलॉजी का सेपरेट पार्ट पैरासाइटोलॉजी बहुत ज़्यादा आया है। और जब हम लोग जो ग्रुप 5 की एमसीक्यूज़ की सीरीज चला रहे थे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने उसमें एक एक टॉपिक जो है, एक एक टॉपिक से कवर करने की कोशिश करी थी। सारे सब्जेक्टों के सभी सब्जेक्टों को हमने पढ़ा, लेकिन लास्ट तक आते हमारी पैरासाइटोलॉजी ही रह गई थी। और पैरासाइटोलॉजी हमने उसके एमसीक्यू डिस्कस नहीं करे थे, और पैरासाइटोलॉजी से ही अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए, बहरहाल कोई बात नहीं, ये तो सब एक एनालिसिस हो जाता है अब। लेकिन हमारी जो सीरीज चल रही थी एमसीक्यूज़ की, वो अब जारी रहेगी, उसको अब बंद नहीं करेंगे। और प्रॉपर अभी 50 वीडियो का तो मैंने टारगेट रखा ही था कि 50 वीडियोस अभी 10-15 दिन के अंदर कंप्लीट कर देंगे। लेकिन अब ये सीरीज जारी रखेगी। अभी मैं एक काम करने वाला हूँ, हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक उठाने वाला हूँ। एक एक टॉपिक से जितने क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यूज़ लेवल के, 20 से 25 क्वेश्चन जितने भी बनते हैं, उन सभी को अपन उठाने वाले हैं। उन सबको सॉल्व करेंगे डेली बेसिस पे, कम से कम 2 से 3 क्लासेस पर डे। जो भी टॉपिक है उस पर अपन काम करेंगे। अब अगला जो पेपर आएगा, अगला जो एग्ज़ाम होगा, तब तक हम इतने बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को मजबूत कर लेंगे कि कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन बने और हमें ना बने, ऐसा ना हो सके। बार बार रिवीजन करना, अब जैसा कि अब ऐसा नहीं बचा है कि जो भी क्लिनिकल में है या जो सिर्फ क्लिनिक वगैरह में या इसमें लैब वगैरह में जॉब कर रहे हैं उनके लिए बहुत ईजी होगा। अब ऐसा नहीं है। अब क्वेश्चन आपको क्लिनिकल प्लस आपको थ्योरी बहुत अच्छी मजबूत होनी चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चन बन पाएंगे, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा, स्कोरिंग होगी। अदरवाइज कोई चांसेस नहीं है कि आप सिर्फ क्लिनिकल करके या सिर्फ किताब पढ़ के, क्योंकि इस बार जिसने पे एग्ज़ाम दिया होगा उन्होंने देखा होगा कि इमेज वाले क्वेश्चन भी आए हैं। टिश्यू की इमेज दिखा के पूछा गया है कि ये कौन सा टिश्यू है या किस तरीके, कौन सी स्टेनिंग है, इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। और थोड़ा सा पोर्शन अब आपको अपना मजबूत जो नॉन टेक्निकल वाला है वो भी करना पड़ेगा, जीएस, जीके और एप्टीट्यूड वाला, क्योंकि 25 नंबर भी बहुत मायने रखते हैं। और 25 में से कम आपको 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे करने रहेंगे जो सही हों आपके। कम से कम 5-7 क्वेश्चन ऐसे चल जाएंगे, गलत हो जाएगा तो चल भी जाएगा,
लेकिन कम से कम आपके 15 प्लस क्वेश्चन उसमें भी सही होने चाहिए, तभी जाके आप आगे आ पाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका अच्छा स्कोर आया है तो उनकी उसमें बहुत अच्छी पकड़ रही होगी, 25 नंबर नॉन टेक्निकल वाले पोर्शन में उसमें अच्छी पकड़ होने के साथ ही उनका स्कोरिंग हुआ होगा। अदरवाइज सिर्फ टेक्निकल पार्ट में 75 में से लगभग 50 प्लस आपको इसमें स्कोर करना ज़रूरी है। 50-55 प्लस आपका स्कोर इसमें रहे और लगभग 15 नंबर 10 से 15 नंबर आपका नॉन टेक वाले पार्ट में आपका स्कोर हो जाए तो फिर आप एक मजबूत स्थिति में हो जाएंगे। उससे पहले आपकी स्थिति मजबूत नहीं होगी, क्योंकि 1 महीने या 1.5 महीने पढ़ने का ये एग्ज़ाम था नहीं कि 1 महीने में पढ़ के या 1.5 महीने में पढ़ के ये निकाल दें। अब वो लेवल बचा नहीं, अब आपको लंबे समय की तैयारी करनी पड़ेगी। 2-3 महीने में वो लोग इसको कवर कर पाएंगे जो 8 से 10 घंटे तक इसके लिए दे रहे होंगे, क्योंकि इतना समय किसी ने नहीं दिया। अधिकतर जो पैरामेडिकल के पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं वो अधिकतर जॉब में होते हैं, किसी प्राइवेट जॉब में या किसी न किसी जगह पे काम कर रहे होते हैं, तो चूँकि उतना समय मिल नहीं पाता है। तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि अब आप वैकेंसी आने पे तैयारी ना करें, आप थोड़ी थोड़ी तैयारी हमेशा करते रहें जब तक वैकेंसी आना है। अगला नेक्स्ट एग्ज़ाम जब तक होगा तब तक थोड़ी थोड़ी आप तैयारी करते रहें, आप आगे तक स्कोर कर जाएंगे। और अब सीरीज़ हम जो चलाएंगे उसमें हम पूरे एक एक टॉपिक को उठाएंगे, पूरा जितना सिलेबस है, चाहे BMLT DMLT के सिलेबस से ज़्यादा पूछा गया है, DMLT के सिलेबस से डायरेक्ट क्वेश्चन उठे हैं, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है। तो जितने भी टॉपिक हैं सब्जेक्ट वाइज उन टॉपिकों को अपन कवर करेंगे और उन टॉपिकों से MCQs और थियोरेटिकल पार्ट जो है उसको क्लियर करेंगे। अब चूँकि लंबा समय है अपने पास तो आप बने रहिएगा और चेहरे पे मुस्कान रखिएगा। अब जिसका जो जैसा हुआ है जाने दें, आगे देखा जाएगा। आगे वाले पेपर में जो इस बार कमियां नहीं हैं उनको आगे पूरा किया जाएगा और बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन अगले पेपर में करने की तैयारी से रहें। और जो भी एम्स का दे रहे हैं और जो RRB का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। देख लें अभी जहाँ भी कमी रह गई है, कोई सा भी पोर्शन छोड़े नहीं। अगर जैसे ऐसा लगता है कि एक आध सब्जेक्ट छोड़ देंगे उससे नहीं आएगा तो फिर ऐसी गलती ना करें, सभी सब्जेक्टों को बराबर दें। अभी तक जितना पढ़ चुके हैं उतना ही छोड़ दें और आप उसको रिवीजन करना शुरू कर दें, क्योंकि अब नए पढ़ने में समय ही जाया जाएगा। एक तो सारे सब्जेक्ट कवर कर लें और फिर रिवीजन करना शुरू कर दें। जिनका पूरा सब्जेक्ट कवर हो गए हैं, सारे सब्जेक्ट जो पढ़ चुके हैं उनके साथ बहुत अच्छी बात है, अब वो रिवीजन करें उन्हीं पुराने सब्जेक्ट को, ताकि आपको जो फैक्ट हैं आपके क्लियर हो जाए, कोई भी आपको डाउट वाला मामला ना रह जाए। तो एम्स का एग्ज़ाम दें, सभी अच्छे से दें, और जिनने भी फॉर्म डाला है और RRB का भी एग्ज़ाम है तो वो दोनों अच्छे से परफॉर्मेंस दें उनमें। क्योंकि जिनका ग्रुप 5 नहीं हुआ है, जिनका अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है, तो फिर वो आगे की तैयारी करें। आगे भी एग्ज़ाम आने हैं ग्रुप 5 का, आगे भी जब भी वैकेंसी आएगी तब तक हम बहुत अच्छी मजबूत स्थिति में रहेंगे। चलिए, डेली अपनी 9 बजे लाइव क्लास तो होनी ही है। डेली 9 साढ़े 9 बजे का टाइम अपन शेड्यूल कर लेंगे, पर डे एक लाइव क्लास कंटिन्यू रहेगी। और इसके अलावा हम क्या नाम से आपका थ्योरेटिकल पोर्शन भी अब कवर करेंगे धीरे धीरे, ताकि हमारा पूरा ऑल ओवर सिलेबस फर्स्ट ईयर का हो, सेकेंड ईयर का हो, थर्ड ईयर का हो, जितना भी हो सारा कवर हो जाए। इसके अलावा एक किताब भी मैं अभी दे रहा हूँ प्रिंटिंग के लिए, MCQs से ही रिलेटेड है। उसमें लगभग 10,000 प्लस MCQs में डालने वाला हूँ। 10,000 प्लस MCQs की टेस्ट टाइप की एक किताब आएगी, उसमें पुराने पेपर्स को भी इन्वॉल्व कर लेंगे, पुराने पेपर्स को भी डाल देंगे, तो आपकी एक पूरी बुक हो जाएगी जिससे आप क्विक रिवीजन कर लेंगे। एक तो बुक, अब इसके बाद जो मैं अभी काम करने वाला हूँ, एक फैक्ट वाली बुक पे काम करने वाला हूँ। एक किताब आएगी जिसमें फैक्ट रहेंगे, 1 लाइन फैक्ट, क्योंकि अब पेपर में सिर्फ वही स्कोर कर पाएगा जिसको 1 लाइन फैक्ट, मतलब फैक्ट जो होगी 1 लाइन पूरी क्लियर होगी। पूछा, सीधा क्वेश्चन पढ़ा और सीधा वो आंसर देखे कि 4 में से कहाँ लिखा हुआ है, तभी जाके आप स्कोरिंग कर पाएंगे। गैस वाला मामला तो अब बहुत, अगर 50 क्वेश्चन आपके ऐसे हो जाते हैं कि आपने जो पढ़े और आंसर देख लिए तो फिर आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे। 25 क्वेश्चनों में अगर आप 12 में भी गैस करोगे, 15 में भी गैस करोगे, तो भी आपकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। तो इस तरीके से आप थोड़ी तैयारी की अब स्ट्रेटेजी बनाएं। अब ऐसे अंधाधुंध तैयारी करने से कोई मतलब नहीं है और ऐसे तैयारी करने से होगा भी नहीं। तो इससे अच्छा है कि थोड़ी सी प्रिपरेशन करें, तैयारी की स्ट्रेटेजी कर लें कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, किस पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी सभी को पोर्शन को कवर करना ज़रूरी है। चलिए ठीक है, बाकी अपन क्लासेस तो करेंगे ही, अब कंटिन्यू क्लासेस रहेगी और जो भी अपने पोर्शन छूटे हुए हैं उनको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।